गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं कुछ नए और पुराने ट्रेंडिंग मुद्दे और थोड़ा इंटेलेक्ट का और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का तड़का लगाते हैं और आपको बताते हैं रियलिटी बिहाइंड द कर्टेन कि वास्तव में सच्चाई क्या है, वास्तव में हकीकत क्या है। आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। आज का हमारा शो बहुत ही स्पेशल है, जिसके अंदर हम आपको बिहार इलेक्शन से जुड़ी सारी अंदर की खबरें बताएंगे कि क्या हुआ है, किस तरह से आरजेडी आगे बढ़ते बढ़ते फिर पीछे खिसकती चली गई और एनडीए जो है सत्ता में आ गई, और खास तौर पे बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करके सबसे ज्यादा सीटों पे अपनी जीत बनाकर फिर से नीतीश जी को एक बार ओबलाइज करने के लिए रेडी है और फिर से नीतीश जी के ऊपर क्राउन की ताजपोशी करने के लिए रेडी है। तो देखते हैं कि किस तरह से नीतीश जी की ताजपोशी बीजेपी करती है और किस तरह से शिवसेना इस ताजपोशी का सहरा अपने सिर बांधती है। शिवसेना का कहना है कि जो नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी, नीतीश कुमार जो सीएम के पद पर बैठेंगे, वह सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की वजह से पॉसिबल है। तो आपको बताएंगे इसकी सच्चाई। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि देश में कोरोना वैक्सीन का डेवलपमेंट कहां तक हो चुका है और डेवलपमेंट के साथ साथ क्या खबर है ट्रायल्स की, कैसे कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और कैसे भारत इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि नोटबंदी के क्या क्या फायदे बीजेपी आपको समझाने में लगी हुई है, और आपको बताएंगे सबसे कंट्रोवर्शियल देश की हैपनिंग खबर जिस पे आप हर किसी की नजर होगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे अर्नब गोस्वामी की रिहाई के बाद अर्नब गोस्वामी जो है सुप्रीम कोर्ट के ऋणी हो गए। पहले किसी जमाने में बीजेपी के ऋणी हुआ करते थे, अब अर्नब गोस्वामी जो है इट्स कंट्रोवर्शियल। ये क्या हो गया भाई? तो जो अर्नब गोस्वामी है वो कैसे ना कैसे करके सुप्रीम कोर्ट के अब ऋणी हो गए, क्योंकि आखिरकार तलोजा जेल के बिल्कुल बदमाश दाऊद गैंग के गुर्गों से अर्नब गोस्वामी को आजादी मिल गई है और अर्नब गोस्वामी सीधे स्टूडियो पहुंच गए हैं और अपना पूछता है भारत का वही चिल्लापो वाला, उन्होंने चिल्ला चोट वाला शो दोबारा शुरू कर दिया है। बधाई हो अर्नब गोस्वामी को इसके लिए। आपको बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी का बैकलैश पे होना अर्नब गोस्वामी के केस में अंधभक्तों को सता रहा है, और अंधभक्त जो है अब बीजेपी के अंधभक्त नहीं रहे, अब वो अर्नब गोस्वामी के अंधभक्त हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आप लोगों को मैं बताऊंगी। आप लोगों को शुरू करते हैं सबसे पहले बताना कि हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए सबसे पहले अब भारत में कोरोना वैक्सीन आएगी। भारत बन सकता है कोरोना का विश्व गुरु, क्योंकि भारत में जो ट्रायल्स की गई लगातार 1077 लोगों पे ट्रायल की गई, और ट्रायल जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये ट्रायल थी कोरोना वैक्सीन की, और ये ट्रायल जो है सक्सेसफुल हुई है। वैक्सीन जो है वो आपके ब्लड में टी सेल्स का डेवलपमेंट करने में कामयाब हो गई है। मतलब आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, टी सेल्स को बनाने के लिए ये वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल हुआ था 1077 लोगों पर, और ये कामयाब हो गया है और 2021 तक ये वैक्सीन जो है मार्केट में आ जाएगी और लोगों तक पहुंच जाएगी। और इसके बाद में बताते हैं कि जिस तरह से व्हाइट सेल्स होते हैं उसी तरह से टी सेल्स होते हैं जो एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं हमारे थाइमस ग्रंथि में बैठ के। हमारे थाइमस ग्रंथि जो गले में और छाती में होती है, तो हमारी थाइमस ग्रंथि में बैठ के ये जो टी सेल्स है वो एक तरह का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो आपको कोरोना के वायरस से बचाता है, और ये लगातार अपने रसायन छोड़ते रहता है। ये टी सेल्स बनने के बाद में, वैक्सीन बनने के बाद टी सेल्स बनेगा जो अपने वायरस छोड़ते रहेगा और कोरोना के जो वायरसेस है उनको लगातार किक आउट करेगा। और ये बताया जा रहा है कि 2021 में ये देखने को मिलेगा हमें मार्केट में। और पहले ट्रायल में 100 वॉलंटियर्स की जरूरत थी और 1800 वॉलंटियर्स जो है एम्स में आए, और फिर उसके बाद में अब दूसरे ट्रायल में जो है 750 लोगों की जरूरत है, वॉलंटियर्स की जरूरत है, जिसमें अभी तक के जो आंकड़े हैं बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए, वॉलंटियर बनने के लिए। और ये काफी अच्छा साबित हो रहा है। दिल्ली के एम्स में ट्रायल्स हो रहे हैं लगातार। लग रहा है कि
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम लोगों ने आखिरकार निजाद प्राप्त कर लिया है, उपचार प्राप्त कर लिया है और हमें लगता है कि हम कोरोना वायरस को 2021 में जो है मात दे देंगे। कोरोना वायरस से डरने की फिर जरूरत हमें नहीं रहेगी। हम फ्रीली मूव कर सकते हैं जैसे हमारी जिंदगी पहले थी। पहले की तरह हमारी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जो हम घरों में घुसे हुए हैं, शायद हमें घर से बाहर निकलने का मौका हमारी केंद्र सरकार देने वाली है। लेकिन बीच में राहुल गांधी ने फिर से अपना ट्वीट लगाकर और फिर से अपना मैसेज देके केंद्र सरकार के लिए बीच में गच्चा कर दिया है। राहुल गांधी ने ये बताया है, आपको पता है किस तरह से राहुल गांधी लगातार आक्रामक बने हुए हैं आजकल। बीजेपी और एनडीए सरकार पर किस तरह से आक्रामक बने। राहुल गांधी ने बताया कि ये बात तो सही है, लेकिन केंद्र सरकार कृपया ये बताए कि 130 करोड़ भारतीयों तक वैक्सीन पहुंचाने की इनकी क्या रणनीति है, क्या इनकी प्लानिंग है। उस पर सवालिया निशान बना दिया, सवाल पूछ लिया राहुल गांधी ने, जिसका बीजेपी के पास में कोई जवाब नहीं है। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात हो गई है आज। उसके बाद में हम देखते हैं कि लगातार न्यूज में, खबरों में बने हुए हैं हमारे नीतीश कुमार जी। बिहार इलेक्शन में आरजेडी 110 सीटों पर ही अटक गई और एनडीए 133 सीटों के साथ में जो है जीत का सहरा अपने नाम दर्ज करा चुकी है। जीत जो है एनडीए की हो गई है, जिसमें जेडीयू की सीटें कम है लेकिन बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट है। तो एक बार फिर से बीजेपी जो है अपना करिश्मा दिखा चुकी है। लेकिन लोगों का मानना है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि लगातार आगे चलने वाली आरजेडी एकदम से शाम के बाद में कैसे पिछड़ने लगी। तो ये ईवीएम की गड़बड़ी है। लोग तो ये भी कहते हैं कि आरके कॉलेज जहां पर काउंटिंग हो रही थी, आरके कॉलेज की काउंटिंग में लोग बता रहे हैं कि ईवीएम से भरा हुआ ट्रक आया और ईवीएम से भरा हुआ ट्रक जो है वो वहां पर गड़बड़ियां करने में कामयाब हो गया। और जैसे ही शाम को आरजेडी आगे निकलने लगी, वैसे ही मुख्यमंत्री आवास से कई सारे जिला अधिकारियों को आदेश दिए गए कि इस तरह से वो वोट काउंटिंग, जो भी केंद्र बने हुए थे वोट काउंटिंग के लिए, वहां पर जाए। और ऐसा 5 साल पहले भी हो चुका है कि प्रशासन और मुख्यमंत्री के जो भी चेले वेले होते हैं वो वोट काउंटिंग में हस्तक्षेप करते हैं, जबकि ये तो चुनाव आयोग का ओनली मामला है, जिसमें ओनली चुनाव आयोग, जिसमें निर्वाचन आयोग जिसमें अपना हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं समझा जाता है। राजनीति के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने शाम होते होते ही अपने जिला अधिकारियों को हेराफेरी की आज्ञा दे दी, ऐसा लोगों का मानना है। और विपक्ष इस मामले में कोर्ट में जाने वाला है और आरजेडी भी मेरे ख्याल से इस बात का दावा कर चुकी है कि आरजेडी के फेवर में पूरा बिहार होने के बावजूद भी बीजेपी शायद ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से जीत गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता दिग्विजय सिंह ने जेडीयू के नेता और सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार जी को अपनी हिदायत दे दी। उन्होंने कहा है कि अब नीतीश कुमार जी को बीजेपी से पल्ला झाड़ लेना चाहिए और जेडीयू को विपक्ष के साथ में टाई अप कर लेना चाहिए। इस तरह के ऑफर्स नीतीश कुमार जी को मिल रहे हैं। और तो और शिवसेना ने यह कहा है कि बीजेपी ने, क्योंकि सत्ता के लालच में महाराष्ट्र में कई बार गलतियां की है और दूसरे राज्यों में गलतियां की है, इसीलिए इस बार जो है महाराष्ट्र जैसी गलती बीजेपी बिहार में नहीं करेगी और अपना उम्मीदवार सीएम बनाने की गलती करके सत्ता नहीं गंवाना चाहेगी। इसीलिए जो है, जो लेसन देने का काम है बीजेपी को, एक पाठ पढ़ाने का काम जो है वो शिवसेना ने ही अल्टीमेटली किया है। शिवसेना ही वो पार्टी है जो बीजेपी को पहले इसे सबक सिखा चुकी है। इसलिए बीजेपी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पेश आ रही है नीतीश कुमार जी के साथ में। बताया जा रहा है कि सुशील मोदी जो है अब बड़े भाई की भूमिका में आ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीत ली है और नीतीश कुमार जी बड़े होते हुए भी छोटे भाई की भूमिका में आ गए, क्योंकि जेडीयू की सीटें जो है कम हो गई है। तो बताया जाता है कि बीजेपी इनडायरेक्टली यहाँ पर अपने खेल खेलेगी, क्योंकि बीजेपी जो है उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री जो है जैसी पोस्ट जो है पहले की तरह सुशील मोदी को देकर जो है अपना साइड सेफ रखेगी और एक तरफ से इनडायरेक्ट बिहार में रूलिंग पार्टी बनेगी बीजेपी। लेकिन सीएम बनाने की गलती, वो सीएम चेंज करने की गलती वो इस बार नहीं करेगी, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया था और
इस मामले में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, बेइज्जती का सामना एक तरह से करना पड़ा था। तो इस बार बीजेपी वैसा कुछ करने के मूड में नहीं है। तो एक तरह से शिवसेना ये कहना चाह रही है कि जो नीतीश कुमार जी की ताजपोशी है उसके लिए कहीं ना कहीं शिवसेना को थोड़ा सा जो है क्रेडिट देना चाहिए, और ये क्रेडिट जो है वो पाठ पढ़ाने का क्रेडिट है। शिवसेना ने जिस तरह से पाठ पढ़ाया है बीजेपी सरकार को, बीजेपी पार्टी को, मोदी जी और उनसे जुड़े हुए लोगों को, तो इसके लिए नीतीश कुमार जी को शिवसेना का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी जी मुस्लिम वोट काटने में सक्षम हो गए हैं। जो वोट आरजेडी के थे वो सारे वोट ओवैसी साहब काट कर ले गए, और 24 में से 5 सीटों पर बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा है कि मैं बेजुबानों का नेता हूं, बेजुबानों की आवाज हूं मैं, और मेरी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार भी मुझे है। उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने वोट कटिंग की है कांग्रेस की और आरजेडी की, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे, और इस तरह से बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा हाथ जो है AIMIM का है, मतलब ओवैसी जी की पार्टी का है। ओवैसी जी जो नीतीश कुमार जी की जो ताजपोशी है उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और वो इतने ज्यादा एक्साइटेड है और इतने ज्यादा क्रेडिट लेकर आगे बढ़ चुके हैं कि अब उन्होंने चुनाव की तैयारियां पश्चिम बंगाल के लिए भी शुरू कर दी है। और पश्चिम बंगाल में भी मुस्लिम वोट काट के जो ममता बनर्जी के फेवर में जाते हैं मुस्लिम वोट, वो सारे मुस्लिम वोट काट के ओवैसी जी बीजेपी के लिए एक बार फिर से जीत दर्ज करा सकते हैं। जो वोट ममता बनर्जी के वोट है, टीएमसी के वोट है, मुस्लिम वोट, और सारे के सारे वोट काट कर एक इनडायरेक्ट तरीके से फिर से बीजेपी को बिहार के बाद में, सीमांचल के बाद में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जितवाने का काम ओवैसी जी कर सकते हैं। और ओवैसी जी अब पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, और ओवैसी जी बता रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का जितना ज्यादा हो सके विस्तार करेंगे, और जितना ज्यादा हो सके वो सत्ता में आने वाली पार्टियों का वोट कटिंग करने में उनकी पार्टी की जो मजबूती है उसका बहुत ज्यादा योगदान है, इसलिए पार्टियों को उनको क्रेडिट जरूर देना चाहिए, ऐसा ओवैसी जी का कहना है। खैर बात तो बिल्कुल सही बता रहे। भारत सरकार ने दिवाली के उपलक्ष्य में, आपको बता दूं, दिवाली के उपलक्ष्य में 10 सेक्टर्स को भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ का गिफ्ट या उपहार देने का अनाउंसमेंट किया है। अब आप ये मत सोचिए कि जितने भी छोटे बड़े सेक्टर्स है, उद्योग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, उनको 2 लाख करोड़ सीधे मिल जाएंगे। ये भी लोन के फॉर्म में, मतलब जो 20 लाख करोड़ का जो जुमला था उसका ये छोटा फॉर्म जो है आपको फिर से एक जुमला दिवाली पर टिका दिया गया है। तो जो लोग 2 लाख करोड़ में जो लोग खुश नहीं थे उनके लिए, 20 लाख करोड़ में जो लोग खुश नहीं थे उनके लिए 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा एडिशनल जुमला जो है बीजेपी ने फिर से एक बार फेंक दिया है, जिसमें निर्मला सीतारमण जी और प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है चिंतित है, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस कदर चिंतित है कि सारे के सारे छोटे बड़े सेक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा केंद्र सरकार ने ले लिया है, और निर्यात के लिए ऐसा करके केंद्र सरकार बढ़ावा देने वाली है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या, एक सेकंड टाइम देना, 1 सेकंड कॉल आ रही। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बात तो सही है, लेकिन क्या हमारी केंद्र सरकार ये बताएगी कि कोई लोन लेने के लिए तैयार है या नहीं? तो ये खैर आपका प्रेरोगेटिव है कि आप लोन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन सरकार लगातार आपके ऊपर जुमले फेंक रही, जुमले पे जुमले आपके सामने आ रहे हैं। लगातार 20 लाख करोड़ के बाद में अब दिवाली का नया जुमला आ गया, जिसमें 2 लाख करोड़ 10 सेक्टर्स के लिए दे दिए हैं। जो टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनके लिए 2 लाख करोड़ का एक नया जुमला बीजेपी सरकार ने फेंका है, और इस बार जो जुमला दिया है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपनी तारीफ में बहुत सारी बातें बीजेपी सरकार ने कही है। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी अपने आप में भारत के लिए एक वरदान है, भले आपके पॉकेट में पैसा है नहीं है, आपकी बाइंग कैपेसिटी रही है नहीं रही है, उससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है आपकी बाइंग कैपेसिटी से। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने और बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि किस तरह से नोटबंदी आपके लिए एक प्रॉफिट का जरिया रही है, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ऐसे ऐसे प्रॉफिट गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि डिजिटल लेन देन इतना ज्यादा बड़ा है कि हम काफी अमीर देशों की श्रेणी में आ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अमीर देश ईवीएम का उपयोग नहीं करते हैं, अमीर देश आज भी बैलेट पेपर पे अपना वोट देते हैं, लेकिन हमारे देश में सरकारें
ईवीएम का इस्तेमाल कर रही है। तो इसमें भी कृपया करके मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान ये देना चाहिए कि हमारे देश में ईवीएम का इस्तेमाल ना किया जाए। जर्मनी में इस पर एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि ईवीएम जो है वो उसको हाईजैक करना बहुत ही आसान काम है, उस जर्मनी के सर्वे में बताया गया था। और मोदी जी ईवीएम को लगातार सत्ता में आने के बाद बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि जब वो सत्ता में नहीं थे तो उनके कई भाषणों में उन्होंने कहा है कि ईवीएम जो है मशीन है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे अमीर और शिक्षित देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जिस तरह से डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी, डिजिटल लेन देन की बात कर रहे हैं और नोटबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम वाला सबक भी अमीर और शिक्षित देशों से, डिजिटल देशों से मोदी जी को लेना चाहिए। तो खैर मुद्दे पर आते हैं कि डिजिटल लेन देन जो है 209.76 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ है नोटबंदी की वजह से। नोटबंदी की वजह से टैक्स पेयरों की संख्या बढ़ी है, तो सरकार के पास ज्यादा टैक्स आया है, मतलब आपके देश में ज्यादा डेवलपमेंट होगा, करेक्ट। उसके बाद में नोटबंदी की वजह से डिजिटल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मजबूती मिली है कि छोटा से छोटा बंदा भी आज पेटीएम का इस्तेमाल कर रहा है, फोन पे का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छी बात है, डिपेंड करता है कि आपका डेटा बैलेंस जो है, मोबाइल डेटा कितना महंगा हो रहा है और कितना सस्ता हो रहा है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता है कि डेटा बैलेंस बढ़े हुए हैं और बढ़ने वाले हैं। तो खैर भारत जो है भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं जहां भी बिहार में, पश्चिम बंगाल में जहां भी इलेक्शन से हर जगह भ्रष्टाचार की बात हो रही, पब्लिक भ्रष्टाचार की वजह से परेशान है, कोई भी अपना काम बिना घूस दिए नहीं करा पाता है। तो भ्रष्टाचार से मुक्त भारत तो क्या होगा, आप जान ही सकते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त भारत होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज हो तो वो भी आप मुझसे पूछिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछिए। आई विल बी फीलिंग फॉर्चुनेट इनफ टू गिव अवे द आंसर्स afterwards, after my speech I can give you the answers of all your questions। तो ये मैं अपना पहले भाषण खत्म कर लूं और जितना ज्यादा हो सके आप मेरे इन भाषणों को, इन बातचीतों को जो मैं आपसे डिस्कशन करती हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करें, सजेस्ट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी, फेसबुक के साथ साथ जो है परी टॉक्स टू देश की जनता। तो आप ऐसा करके एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण करने में हमारी मदद करेंगे और हमारी मेहनत को साकार करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से काले धन को बाहर निकालने में मोदी जी सक्षम हुए हैं। काले धन को देश से बाहर निकाल दिया गया है और काले धन को बाहर निकालने में आसानी हुई है नोटबंदी की वजह से, जबकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि जितने नोट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे उतने नोट उनके पास वापस आ गए। तो काला धन तो कहीं था ही नहीं, अगर काला धन होता तो पता चलता। हाँ, स्विस बैंक से पैसे नहीं आए जो मोदी जी कह रहे थे हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, स्विस बैंक के पैसे नहीं आए, बाकी तो सारे पैसे मोदी जी ने ले लिए हैं। इवन औरतों के हमारे देश में ज्वेलरी भी मोदी जी ले चुके हैं हमारे देश की औरतों की। तो उसके बाद में आतंकवाद से मुक्ति मिली है, ऐसा मोदी जी का कहना है नोटबंदी की वजह से। निर्मला सीतारमन जी का भी कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नोटबंदी के बाद में बालाकोट में, पुलवामा में लगातार हमारे यहाँ पे आक्रमण हो रहे हैं। चाइना लगातार हमारी सीमाओं पे बना हुआ है। तो आतंक को कंट्रोल करने वाली नोटबंदी से कोई भी बात हम जो है स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तो सरकार के दावे, सरकार की अपनी बातें, लेकिन विपक्ष का अपना अलग दांव विपक्ष ने खेला है। विपक्ष ने अपनी अलग बात बताई। विपक्ष ने बताया है, खासकर शशि थरूर जी ने बताया है कि नोटबंदी की वजह से भारत को जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसका जो कारण है वो एकमात्र शख्स है और इसमें कोई नई बात नहीं है। और वो एकमात्र शख्स जो है उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया है कि भारत को नोटबंदी की वजह से जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो जो है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एकमात्र शख्स है, वो मोदी जी है। उसके बाद में पी चिदम्बरम जी ने बताया है कि शासक को सबक लेना चाहिए अपनी गलतियों से। अगर वो किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो शासक को किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, जो हमारे देश के शासक ने किया है। मतलब मोदी जी पे सीधा सीधा उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि नोटबंदी जो है अपने आप में एक अभिशाप है। तो ये पी चिदम्बरम जी की लाइनें हैं। उसके बाद में राहुल गांधी जी जो है लगातार निशाना साधे हुए हैं बीजेपी पे और मोदी सरकार पे, एनडीए सरकार पे। राहुल गांधी जी ने बताया है कि आम जनता के पैसे लेकर मोदी जी ने पूंजीपतियों की जेब तक पैसे पहुंचाने का एक मिशन शुरू किया है। नोटबंदी भी उसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की चाल है
जनता के पैसे लूट कर पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने को, पूंजीपतियों को जो है पूरी दुनिया में हिट लिस्ट में लाने का ये मोदी जी का प्लान है, जिससे मोदी जी भी देश में शासन कर सके और ये पूंजीपति जो है वो पूरी तरह से पूरी दुनिया की हिट लिस्ट में आ जाए। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश के कई सारे पूंजीपति जो है टॉप 10 की लिस्ट में आ गए, टाइम मैगजीन के अमीर लोगों में। तो ये काम जो है भाजपा सरकार में पॉसिबल है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने बिहार और मध्य प्रदेश की जीत पे ये बताया है कि भाजपा एक बार फिर से जीत गई है, तो मोदी है तो मुमकिन है। खैर, योगी जी के खुशी का ठिकाना नहीं है और हमारी भी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी जी हमारे जो देश के सबसे बड़े रिपोर्टर है, रिपब्लिक भारत के जो सबसे हाईएस्ट टीआरपी वाला चैनल है, अर्नब गोस्वामी जी जो है वो रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है और हाई कोर्ट को फटकार लगाई है और उद्धव सरकार को भी फटकार लगाई है कि किस तरह से उन्होंने केस खोलकर अर्नब गोस्वामी को जो है, इस तरह से केस खोलकर अर्नब गोस्वामी को जो है उन्होंने तलोजा जेल में, जहां पर सारे आतंकवादी और क्रिमिनल्स और दाऊद गैंग के लोग हैं, वहां पर उन्होंने अर्नब गोस्वामी को भेज दिया है। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकंड, प्रॉब्लम विद दैट, वन सेकंड, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को इमीडिएटली रिहाई के आदेश दिए थे और बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे अर्नब गोस्वामी अपने स्टूडियो पहुंच गए पूछता है भारत के लिए एक बार फिर से। और बीजेपी का बैकलैश में आना जो है, बीजेपी की चुप्पी जो है अंधभक्तों को बहुत खल रही थी। अंधभक्त लगातार मोदी पर निशाना साधते रहे, होम मिनिस्टर पर निशाना साधते रहे और पूर्णतः अर्नब के समर्थन में दिखाई दिए। जैसे अब वो अंधभक्त जो है अपना साइड जो है, अपना गुड फेथ जो है ट्रांसफर्ड कर चुके हैं अर्नब की तरफ। मोदी जी को बहुत सारे ट्विटर्स पे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोदी जी को लताड़ लगाई जा रही थी, बता रहे थे मोदी जी कायर है, बताया जा रहा था कि मोदी जी जो है वो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र की तरह उनको इस तरह से उनका पोस्टर बना दिया गया और मोदी को धृतराष्ट्र बोल दिया है। मोदी जी को बताया गया कि मोदी जी को सिर्फ सत्ता की लालच में इंटरेस्टेड है मोदी जी, और किसी भी अपने सहयोगी के भलाई में मोदी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अर्नब को बहुत सारे अंधभक्तों ने बीजेपी का सहयोगी बताया, समर्थक बताया, लेकिन बहुत सारे जो अंधभक्त है वो अर्नब के सपोर्ट में है। और मोदी जी की लगातार मोदी जी के ऊपर थूकता है भारत मिशन चलाया जा रहा था कि बीजेपी के ऊपर थूकता है भारत, बीजेपी के ऊपर थूकता है भारत, ऐसे ट्रेंडिंग खबरें चलाई जा रही थी कि भाजपा की उल्टी गिनती आ गई है, भाजपा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो ये कैसे दिन आ गए हैं कि हमारे अंधभक्त जो है वो अब अपना पड़ला चेंज कर गए हैं और अर्नब के फेवर में आ गए हैं। तो खैर, जो अर्नब वही इंसान है जो बीजेपी के कसीदे पढ़ा करता था, लेकिन बीजेपी जो है उनके लिए आगे नहीं आई, क्योंकि बीजेपी बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती थी, इसलिए बीजेपी सामने नहीं आई ताकि अर्नब का कोई सुसाइड हो जाए, एनकाउंटर हो जाए और फिर महाराष्ट्र में बीजेपी जो है कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दे। इस तरह की बातें सामने आ रही थी, इस तरह के पलटवार लगातार बीजेपी पर आ रहे थे आम जनता के, और जनता जो है अर्नब के राइट्स के लिए लड़ रही थी कि अर्नब को विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लैंग्वेज अगर उनकी बुरी है तो उस तरह के मामले होने चाहिए थे। लेकिन उल्टे सीधे सुसाइड वाले, अबेटमेंट टू सुसाइड वाले मामले अर्नब पर जबरन चलाए जा रहे थे मुंबई पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। तो लोग जो है इस तरह से लगातार अर्नब के ऊपर हुए अन्यायों का बीजेपी से बदला सोशल मीडिया पे ले रहे थे, जो हमने आपको पुराने वीडियो पे डिटेल में बताया। आप पुराने हमारे वीडियोस निकाल के देखेंगे तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि वास्तव में क्या हुआ। लेकिन सत्यमेव जयते का दिन आज ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर पर और सब जगह पे कि दिवाली के पहले दिवाली आ गई, क्योंकि अर्नब साहब जो है वो तलोजा जेल से रिलीज हो गए, जहां पर अबू सलेम को गोलियां चली है और जहां पर मार धाड़ गोलियां चलना बहुत आम बात है। बाद में अबू सलेम को ट्रांसफर कर दिया गया दूसरी जेल में और बताने से मना कर दिया गया कि अबू सलेम कौन सी जेल में है। और जो है लगातार हमारे जो अर्नब जी है उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के आसपास रखा जा रहा था जब भी उनकी हियरिंग्स हो रही थी, जो अर्नब के ऊपर दूसरा एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा था। अर्नब के साथ में जास्तियां हो रही थी, उनका मनोबल तोड़ने के लिए उनको बुरी तरह से
डाटा डपटा जा रहा था, लताड़ा जा रहा था, उन पे जेलर जो है अन्याय कर रहा था और उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करने नहीं दिया जा रहा था जेल में। ये भी कोई बात होती है भला? अर्नब अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो किसी और का अकाउंट चेक कर सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा ही अकाउंट चेक कर लेते। खैर, तो इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही थी और बताया जा रहा है कि अर्नब जो है वो हाई कोर्ट के बहुत ऋणी हैं और बता रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा जेल में परेशान कर दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है बताया कि अर्नब को इस तरह से अगली बार इस तरह के मैटर में नहीं फंसाया जाए। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से अर्नब के फेवर में दिखा और हाई कोर्ट को लताड़ लगाई इस पर और बताया जा रहा है कि अर्नब अब जो है पूरी तरह से भारत माता की जय बोल रहे हैं। कभी कभी जो है बीजेपी की जय बोलने वाले यदा कदा हमेशा, जैसे भी आप समझ लीजिए, बीजेपी की जय बोलने वाले भारत माता की जय बोल रहे हैं। मतलब कानून का राज आ गया है, भारत माता की जय, पूरी तरह से कानून का राज देश में आ गया है, भारत माता की जय बोल रहे हैं। मतलब और नेता की तरह बिल्कुल एक सवारी निकल गई है अर्नब गोस्वामी की, जो देखने वाली बात है, देखते ही बनता है किस तरह से एक नेता की तरह अर्नब गोस्वामी की सवारी निकल रही थी। सब लोग अर्नब गोस्वामी के पीछे नारेबाजी कर रहे थे। लगता है कि इस बार इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में 2024 में इस बार अर्नब को डेफिनेटली टिकट मिलेगा और अर्नब जो है बीजेपी से लड़ निकलेंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। खैर, देखते हैं कि देश किस तरह से तिलमिला उठा है अर्नब के ऊपर इस तरह के अन्यायों से और बीजेपी से छूटते हुए नजर आ रहे हैं लोग। बीजेपी के समर्थक जो है बीजेपी से छूटते हुए नजर आए, सिवाय एक दो बुद्धिजीवी लोगों के नाम मैंने आपको बताया थे, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और जनरल जीडी बख्शी जैसे कुछ लोग हैं जो लगातार जो है बुद्धिजीवी कहला रहे हैं, जो बीजेपी के साथ भी है और जो अर्नब के साथ भी है। वैसे आम जनता जो है अब बीजेपी के साथ से अर्नब के साथ आ गई है और जो अर्नब के लिए बहुत खुशी की बात है। अर्नब को एक ऐतिहासिक और महान लीडर, महान पत्रकार बना दिया। पत्रकारों की श्रेणी में सबसे टॉप की पोजीशन पे अर्नब को खड़ा कर दिया गया है इस पूरे इंसिडेंट ने। और जो पूरा एक षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी थी, वो मुंबई सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की, उद्धव सरकार की, वो फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि उद्धव सरकार को भी कुछ ना कुछ वार्निंग्स जरूर सुप्रीम कोर्ट देगा और इसके बारे में अभी पता नहीं है कि वास्तव में हकीकत क्या है, लेकिन बताया कि जरूर बीजेपी की खामोशी पे और मुंबई सरकार की खामोशी पे अर्नब के जबरन अर्नब को जेल में, तलोजा जेल में शिफ्ट करने पे सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति थी। और अब अर्नब जो है बाहर निकल गए हैं, बरी हो गए हैं और उनकी बेल जो है मान ली गई है और दिवाली, देश की दिवाली से पहले हो गई है, मतलब अंधभक्तों की। तो खैर, ये तो आज तक की बातें थी, मैं आपको बता चुकी इससे पहले भी कि अर्नब का जलवा और पॉपुलैरिटी और अर्नब का प्रोपेगेंडा, अर्नब का पावर ऑफ मनी किस तरह बीजेपी पे भारी पड़ रहा है। और बताया जा रहा है कि अर्नब जो है साधुओं के लिए लड़ते हैं, राष्ट्रवादियों के लिए लड़ते हैं, अर्नब जो है युवाओं के लिए लड़ते हैं, युवाओं को हक दिलाने के लिए लड़ते हैं, सुशांत जैसे स्टार्स को हक दिलाने के लिए लड़ते हैं, जो है मोदी जी के लिए अर्नब लड़ते हैं, अर्नब जो है संतों के लिए लड़ते हैं, हिंदूवाद के लिए लड़ते हैं, हर किसी के लिए लड़ने के लिए भारतवर्ष की पूरी लड़ाई में अर्नब जो है नंबर 1 की पोजीशन पे खड़े रहते हैं झंडा लेकर भारतवर्ष का। लेकिन अर्नब के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, जो बड़ी दुख की बात है, ऐसा अंधभक्तों का कहना है। और भी कई सारी बातें हैं जो लगातार ट्रेंडिंग चल रही है। आज के लिए इतना ही और फिर कल मिलते हैं, जैसे भी मैं अल्टरनेट आती हूँ एक दिन छोड़कर, फिर कल मिलते हैं और देखते हैं कि बिहार में क्या सरगर्मियां हैं और कौन कोर्ट जा रहा है और बिहार में क्या नतीजा निकल रहा है। लेकिन राजनीति में हमेशा कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर है और एक बार फिर से बिहार में एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए नीतीश कुमार जो है वो सिकंदर बन गए हैं और बहुत सारे लोग बंदर बन गए हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। कल मैं वेट कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई लिखाई रिसर्च कर लूंगी इन सब बातों पर और फिर आपके सामने बताऊंगी अपनी रिसर्च को, अपने पूरे सर्वेज आपके सामने एक इंटेलेक्ट का और एक एनालिटिकल अप्रोच का तड़का लगाऊंगी। और तब तक के लिए शुक्रिया और टेक केयर।